अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ मुबैना गैर मुनासिब रवैये की शिकायत पर अमरीकी इदारों का रद्द-ए-अमल, और तुर्की में एक बार फिर इक़्तिदार सदर रजब तैयब अर्दोआन के हाथ में। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मलेशिया में महदूद आज़ादी रखने वाले मीडिया की नई हुकूमत से तवक्कुआ। एक अमरीकी रेस्टोरेंट जहां साबिक मुजरिमों को मुलाजमत दी जा रही है, ऐसी व्हीलचेयर हो जो कि और स्मार्ट व्हीलचेयर जो है मेड इन पाकिस्तान। अमेरिका में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कैद में नारवा सलूक की शिकायत हाल ही में सामने आई, जिस पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी इदारों से रद्द-ए-अमल लिया है। और इस वक्त नुख्बत मलिक हमारे साथ है। नुख्बत, ये बताइएगा किन अमरीकी इदारों से आपकी बात हुई और क्या कहना था उनका इस केस के बारे में? जी सारा, जैसे कि आप जानती हैं कि और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि 23 मई को ह्यूस्टन में तैनात पाकिस्तान की काउंसिल जनरल ने अमरीकी रियासत टेक्सास की एक मेडिकल फैसिलिटी में कैद पाकिस्तानी शहरी आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की थी, जिसके बाद काउंसिल जनरल की जानिब से एक रिपोर्ट पाकिस्तानी हुक्काम तक पहुँचाई गई, जिसमें उनका कहना था कि आफिया सिद्दीकी ने दौरान हिरासत नामुनासिब रवैये की शिकायत की है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने गुज़श्ता हफ्ते सहाफ़ियों को बताया कि ये मामला मुतल्लिक़ा अमरीकी हुक्काम के सामने उठाया गया है। जब हमने अमरीकी महकमा ख़ारिजा से इस सिलसिले में रब्ता किया तो उन्होंने तस्दीक की कि उन्हें पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई है, और ये कि अमरीकी आइन और क़वानीन के मुताबिक कैदियों के साथ हमदर्दाना बर्ताव किया जाता है, जो कि इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ अमरीका की बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक है। सारा, इसके साथ साथ महकमा ख़ारिजा ने हमें मज़ीद मालूमात के लिए ब्यूरो ऑफ प्रिजन से रब्ता करने का कहा, जिसके तहत वो मेडिकल फैसिलिटी है जहाँ आफिया सिद्दीकी ज़ेर हिरासत हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आफिया सिद्दीकी को तमाम दीगर कैदियों की तरह 3 वक्त का खाना दिया जाता है, साथ ही उन्हें हिरासत के दौरान काम भी करना होता है। ताहम अगर आफिया सिद्दीकी या किसी भी कैदी को कोई शिकायत हो तो वो बाज़ाब्ता तौर पर उसे तहकीक के लिए दर्ज करवा सकते हैं, और अगर वो ऐसा ना करना चाहें तो एक फॉर्म भरकर जेल के वार्डन तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। जब हमने रियासत टेक्सास में कायम कार्सवेल मेडिकल फैसिलिटी, जहां आफिया सिद्दीकी को हिरासत में रखा गया है, रब्ता किया तो हमें बताया गया कि आफिया सिद्दीकी की जानिब से इन दोनों तरह के तरीक़ाकार के तहत किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। आफिया सिद्दीकी के बारे में काउंसिल जनरल की जानिब से आने वाली ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद सामने आई थी, जिसमें अदालत ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाने से कहा था कि वो 3 दिन के अंदर अंदर आफिया सिद्दीकी के बारे में ताज़ा मालूमात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भेजे। ऑलराइट नुख्बत मलिक, बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग का। तुर्की में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर अगले 5 साल भी सदर रजब तैयब अर्दोआन ही विराजमान होंगे। 97% वोटों की गिनती के बाद तुर्की के सुप्रीम इलेक्शन बोर्ड ने ऐलान किया कि सदर अर्दोआन को 52.5% वोट मिले, जिससे उन्हें वाज़े अक्सरियत हासिल हो गई है, जबकि उनके सबसे अहम मद्दे मुकाबिल मुहर्रम इंजे ने 31% वोट हासिल किए। सदर अर्दोआन 15 साल से मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फतह का ऐलान सरकारी नताइज आने से पहले ही कर दिया। Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için मुझे उम्मीद है कि कोई अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतखाबात के नताइज के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। अपने लोगों से मिलने वाली हिमायत के साथ हम उन अनासर को सख्त जवाब देते रहेंगे जो हमारे मुल्क को दहशतगर्द तंजीमों के जरिए अंदर और बाहर से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi सदर अर्दोआन को सबसे ज़्यादा ख़तरा एक कमज़ोर होती मईशत और मुत्तहिदा अपोजिशन से था। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हैदर मर्डॉक इस्तांबुल से हमारे साथ हैं। हैदर, व्हाट्स द मूड लाइक इन टर्की राइट नाउ? Well, as you probably know, Turkish people are very deeply divided on this in this election and in general. And so there were people celebrating last night as Erdogan was announcing victory even before the votes had been fully counted. And the opposition, it was the first time in 15 years the opposition really felt like they had a chance to take power. And a lot of people, millions of people attended rallies over the weekend in support of opposition candidates. And people are devastated. They thought that it could be a new era. So it's really both. And it speaks to sort of the identity of Turkey, where the religious, Erdogan is seen as the religious candidate,
And a lot of Turkish people are deeply religious, and also this country is traditionally secular, and a lot of secularists are deeply disappointed. राइट सो हैदर ने हमें बताया कि इस वक्त तुर्की में दोनों तरह का ही मूड देखा जा रहा है। जो सदर अर्दवान के हामी थे वो बहुत खुश हैं, उन्होंने तो नतीजा आने से पहले ही फ़तह की कामयाबी, फ़तह की जो खुशी थी वो मनानी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी जानिब जैसा कि हमने भी जिक्र किया था कि एक मुत्तहिदा अपोजिशन से इस दफ़ा सदर अर्दवान को बहुत ख़तरा था, और जो अपोजिशन थी वो अच्छी सपोर्ट उसको मिल रही थी। तो जो उसके हामी हैं वो आज के दिन बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और ये दरअसल मामला जिस तरह हैदर ने हमें बताया कि तुर्की की शनाख्त का है, क्योंकि सदर अर्दवान एक मजहबी उम्मीदवार के तौर पे जाने जाते हैं, एक मजहबी उनका है अप्रोच है, लेकिन दूसरी जानब तुर्की जो है वो एक बहुत ही सेक्युलर मुल्क है। तो इस वजह से आज तुर्की की जो शनाख्त और तुर्की की जो सिमत है उसके बारे में लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल हैं। हैदर मर्डॉक वाज विद अस फ्रॉम इस्तांबुल। हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिपोर्टिंग। और तुर्की में अब पार्लिमानी निज़ाम भी ख़त्म करके एक सदारती निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, जिसकी आइनी तब्दीली की गुज़िश्ता साल सदर अर्दवान ने एक रेफरेंडम के ज़रिए मंजूरी हासिल की थी। उनकी फ़तह के साथ तुर्क जमहूरियत अब किस समत जा रही है, इसी बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान डॉक्टर मुक़्तदर ख़ान से, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में बैनुल-अक़वामी उमूर और सियासत के माहिर हैं। डॉक्टर मुक़्तदर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि नताइज हमारे सामने हैं और सदर अर्दवान 15 साल बाद फिर एक अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत लेके हमारे सामने खड़े हैं। क्या ज़ाहिर होता है इससे तुर्की की जमहूरियत के बारे में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो एक कि उसके आइन के बदलने के बाद तुर्की एक ऐसी मुल्क बन गई जिसमें यूँ कहिए कि प्रेसिडेंट और बादशाही वापस आ चुकी है। जो नया आइन है उसके मुताबिक सारा पावर प्रेसिडेंट के पास कॉन्सनट्रेटेड है। ना सिर्फ वो बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो भी निकाल दी गई है। अगर आप दूसरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो जिस तरह अमेरिका है वो उसी तरह तुर्की भी बन चुका है। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट के पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बाय डिक्री रूल कर सकते हैं, यानी वो बाकायदा फतवे इशू कर सकते हैं जो मुल्क के लॉज बन सकते हैं। अमेरिका में ऐसा कोई चीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं कर सकते। तो इससे ये कहिए कि आइंदा 10 साल कम से कम रजब अर्दोगान तुर्की पर सिंगुलरली हुकूमत करते रहेंगे, और इससे तुर्की का कल्चर, तुर्की की आइडेंटिटी और तुर्की की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मिडल ईस्टर्न स्टाइल होते जाएगी, और इस्लामिस्ट भी। तो ये बताइए, तुर्क अवाम जो है हमने देखा है 2 मौक़ों पे कि वो बहुत जमहूरियत की हिमायत में सामने आए। एक तो हमने देखा कि 2016 में जब हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश की गई तो अवाम सड़कों पर आए और उन्होंने इस कू की मुखालफत की। दूसरा, हमने कल के इंतखाबात में देखा कि 87% के करीब वोटर टर्नआउट थी। तो इससे ज़ाहिर तो ये होता है कि तुर्क अवाम अपने हक़ राय दही को बहुत अहमियत देते हैं। वो आए, उन्होंने वोट डाले। जमहूरियत पसंद होते हुए वो क्यों एक ऐसी शख्सियत की हिमायत कर रहे हैं जो आमराना तर्ज़ हुकूमत लेकर आ रहा है? देखिए, अगर आप ये इलेक्शन को खाली रिजल्ट्स देखेंगे तो अर्दोगान ने तो जीत गया, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले इलेक्शन से बहुत ख़राब थी। पिछले इलेक्शन में जो नवंबर की 2015 में हुई थी तो उनकी जो पार्टी थी वो तकरीबन 50% वोट जीत गई थी, और पार्लियामेंट जिसमें सिर्फ 550 मेंबर्स थे उसमें वो 317 मेंबर्स हासिल कर चुकी। लेकिन जो करंट इलेक्शन हुआ है जिसमें 600 मेंबर है पार्लियामेंट में, उसमें सिर्फ इनको 290 के करीब कुछ सीट्स मिले हैं, और उनका वोटिंग परसेंटेज 42% हो गया है। तो ये जो यूँ कहिए जो वोटर टर्नआउट हुआ है उसमें सेक्युलर वोट ज़्यादा और इस्लामिस्ट वोट कम। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खुद AKP के सपोर्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड हो गए हैं इकॉनमी से, ख़ासतौर से करेंसी क्राइसिस से, इसलिए भी AKP को कम वोट मिले हैं। लेकिन इनकी जीत की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि एक नए लॉ के तहत जो 2017 में पास किया गया, उस लॉ के तहत अब पॉलिटिकल अलायंसेस बना सकते हैं। तो जीत AKP की नहीं बल्कि पीपल्स अलायंस की हुई, जो तुर्की की जो सबसे बड़ी पार्टी है AKP और जो थर्ड सबसे बड़ी पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी MHP कहते हैं, ये दोनों की अलायंस के वजह से अर्दोगान को 52% के करीब जो वोट मिले हैं। तो तकरीबन 42% इस्लामिस्ट वोट कहिए और 10-11% सेक्युलर नेशनलिस्ट वोट की वजह से अर्दोगान और AKP दोनों प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट पर कंट्रोल कर चुके हैं। तो एक इस्लामिस्ट एजेंडा के लिए तो ये हार है, लेकिन नेशनलिस्ट अलायंस के लिए ये जीत है। ऑलराइट, डॉक्टर मुक़्तदर ख़ान हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।
اور دنیا کے مختلف حصوں سے پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران ملنے والی اہم اور دلچسپ خبروں کی جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ ہفتے کے روز سے شمالی ویتنام میں جاری شدید بارشوں سے ہونے والی تباہی سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ہلاک اور لاپتہ ہونے والے تمام افراد کا تعلق 2 پہاڑی اضلاع سے ہے جہاں بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈز واقع ہوئیں۔ شمالی تھائی لینڈ کے غار میں پھنس جانے والی 11 سے 16 سال کے بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم اور اس کے کوچ کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ ٹیم ہفتے کے روز میانمار کے نزدیک تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے میں ایک غار میں پھنس گئی تھی۔ مونسون کی بارشوں کے باعث غار سیلابی پانی سے بھر گیا ہے اور حکام کے مطابق غوطہ خور غار کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں بچوں کے ہونے کا امکان ہے۔ یورپی یونین آج سے روہنگیا آبادی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر میانمار کے 7 آفیشلز پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ ان 7 عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرنے کے ساتھ ان پر یورپی یونین کے ممالک کے سفر کی پابندی بھی ہوگی۔ انگلینڈ کے شہر ڈربی شائر میں پیروں کے انگوٹھے لڑانے کی چیمپئن شپ ایلن نیسٹی نیش نے جیت لی ہے۔ ایلن نے یہ مقابلہ 15ویں مرتبہ جیتا ہے۔ 1976 میں شروع ہونے والے اس مقابلے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کھلاڑی سیدھے، دوسرے میں الٹے اور تیسرے میں پھر سے سیدھے پیر کے انگوٹھے سے اپنے مد مقابل کے انگوٹھوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہر سال منعقد ہونے والی اس چیمپئن شپ سے پہلے پیروں کے ماہرین صحت کھلاڑیوں کے پیروں کی صحت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ سعودی عرب میں خواتین کو خود گاڑی چلانے کی اجازت ملنے کے بعد ملک کی سڑکوں پر گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ اتوار کے روز کئی خواتین پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنی دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ نکلیں۔ کار سروس کریم نے بھی سعودی عرب میں خواتین کے لیے خواتین ڈرائیورز کے ساتھ سروس کا آغاز کیا ہے، لیکن عورتوں کو یہ حق دلانے کی سالہ سال سے کوشش کرنے والی کم از کم 7 کارکن مئی سے جیل میں ہیں، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان پر غداری کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کی انسانی حقوق کی تنظیمیں سخت مذمت کر رہی ہیں۔ اور مئی کے مہینے میں ملیشیا کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی فتح حیران کن تھی۔ وہ 1981 سے 2013 تک 5 مرتبہ اس عہدے پر منتخب ہوئے تھے اور ملیشیا کی ترقی کا صحرا انہی کے سر باندھا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں بننے والی اب نئی مخلوط حکومت سے جہاں عوام کو بہت سی توقعات ہیں، وہیں ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والوں کو امید ہے کہ ان پر حکومت کا کنٹرول ماضی سے کچھ کم ہو جائے گا۔ تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیوز سائٹ ملیشیا کنی کے دفتر میں اس بارے میں جوش و خروش پایا جاتا ہے کہ ملائیشیا میں آزادی صحافت کی صبح 9 کا آغاز ہو سکتا ہے۔ میں پر امید ہوں کہ اب چیزیں کسی نہ کسی طرح مختلف ہوں گی، لیکن فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مئی کے انتخابات کے نتیجے میں تبدیلیوں کا ابھی آغاز ہوا ہی ہے۔ 60 سال سے زیادہ عرصے پہلے جب ملائیشیا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد سے اس الیکشن میں اپوزیشن کی یہ پہلی جیت ہے۔ کئی اشروں سے ملک میں ذرائع ابلاغ سرکاری کنٹرول میں تھے، وہ سرکاری جماعتوں اور بڑے کاروباروں سے جڑے ہوئے تھے اور بہت سے بڑے اخباری اور نشریاتی ادارے سرکاری ملکیت میں تھے۔ حکومت نے ملائیشیا کنی جیسے سرکاری احکامات پر نہ چلنے والے غیر جانبدار اداروں کے لیے حالات مشکل بنا رکھے تھے۔ اخبارات، رسالوں اور نشریاتی اداروں کے لیے لائسنس حاصل کرنا دشوار تھا۔ یہ یقیناً کھلم کھلا سینسرشپ تھی، اس لیے کہ حکومت اخباری صحافیوں اور نشریاتی ملازمین کو کہہ سکتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ یہ نہیں شائع کر سکتے۔ مثال کے طور پر سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے خلاف بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی خبروں کو ذرائع ابلاغ میں اکثر کم اہمیت دی جاتی تھی یا سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے بہت سے ووٹر ملائیشیا کنی جیسے متبادل ذرائع سے رجوع کرتے تھے۔ عام انتخابات سے پہلے لوگ عموماً بڑے ذرائع ابلاغ پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ غیر جانبدارانہ خبروں کے لیے انٹرنیٹ پر متبادل میڈیا کی تلاش میں ہوتے تھے۔
better and fairer news report. नई मखलूत हुकूमत ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे किए थे उनमें आज़ादी इजहार का वादा भी शामिल था, लेकिन ये अभी गैर वाज़ेह है कि वो इसकी पासदारी किस हद तक करेंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद इससे पहले 1981 से 2003 तक इस मनसब पर फाइज रह चुके हैं और ये वो दौर था जब मीडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे। It's pretty ironic, isn't it? I mean, the fact that ये कितनी सतम ज़रीफ़ी है। आपको पता है अब आपके एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो अपने पहले दौर में बतौर वज़ीर आज़म कभी भी मीडिया के हमदर्द नहीं समझे जाते थे, बल्कि यकीनी तौर पर प्रेस के दुश्मन थे। और हकीकत यह है कि इलेक्शन जीतने और दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया से मदद मिली। मलेशिया किनी का मानना है कि नई हुकूमत के दौर में भी उतनी ही मुश्किलात होंगी जितनी पहले थी, और ये कि मलेशिया में प्रेस के लिए किसी किस्म का माहौल बनेगा वो ऐसी कहानी है जो फिल वक्त बयान नहीं की जा सकती। डेव ग्रुनाबाम की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का इजलास इस वक्त पेरिस में जारी है, जहां पे पाकिस्तान की दहशतगर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने की कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में है और ये मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान की मनसूबाबंदी से FATF मुतमईन नहीं होती तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इस खबर की तफसीलात के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आपके लिए बहुत से दिलचस्प मज़ामीन और वीडियोज़ भी मौजूद हैं और हम ऐसी डेवलपिंग न्यूज़ के बारे में आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो वॉइस ऑफ अमेरिका की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप हर वक्त बाखबर रह सकते हैं। जुर्म से इस्लाह तक का रास्ता अक्सर बहुत तवील होता है और तब मज़ीद कठिन हो जाता है जब सज़ा काटने के बावजूद एक शख्स अपने लिए रोज़गार हासिल ना कर पाए अपने रिकॉर्ड पर लगे दाग की वजह से। अमेरिकी रियासत क्लीवलैंड में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां अमेरिकी शहर क्लीवलैंड में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां साबिक मुजरिमों को मुलाजमत दी जाती है ताकि जेल से निकलने के बाद वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने में आसानी पैदा कर सकें। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रेंडन एडविन रियासत ओहायो के शहर क्लीवलैंड में एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन दूसरे कारोबारी मालिकान के बरक्स उन्हें साबिक कैदियों को मुलाजमत देने में कोई एतराज़ नहीं है। हम कहते हैं कि अगर लोगों को मुनसिफाना और बराबर मौके फराहम किए जाएं और इनका साथ दिया जाए तो कुछ भी मुमकिन है। एडविन की परवरिश रियासत मिशिगन के शहर डिट्रॉइट में हुई है। 17 साल की उम्र में वो मनशियात से मुतल्लिक एक केस में 10 साल के लिए जेल जाते जाते बच गए। इसके बजाय उन्हें प्रोबेशन पर रहना पड़ा और यही वो वक्त था जब उन्हें खाना बनाने के आर्ट से वाकफियत हुई और फिर उन्होंने खुद एक 6 माह का कोर्स तश्कील देकर इस आर्ट को साबिक कैदियों तक पहुँचाने की ठानी। इस प्रोग्राम में वो लोग खाना पकाना सीखते हैं जो खाना बनाना सीखना और एडविन के रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम महज साबिक कैदियों को ही ऑफर किया जाता है, ऐसे कैदी जिन्हें मुजरिमाना माजी की वजह से मुलाजिमत नहीं मिलती। और ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि किसी जुर्म के रिकॉर्ड के साथ आपको मुलाजमत नहीं मिल सकती। हमारे पास 54 मुलाजमतें हैं जो हम देना चाहते हैं। लोग इस प्रोग्राम में आते हैं और हम उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और 6 महीने के इख्तिताम पर हमारे पास मुलाजमतें मौजूद होती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब आप किसी को आला सतह की ट्रेनिंग दें तो मुलाजमत हमेशा मिल जाती है, जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट होता है। मकामी लोग एडविन के इस मिशन में उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक चर्च होने के नाते हम दूसरा मौका दिए जाने पर यकीन रखते हैं और जो कुछ एडविन कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी गलतियों का निचोड़ नहीं। जो लोग यहाँ काम करते हैं इनमें से बहुत से बेघर हो सकते हैं। हम इन्हें कामयाब होने में मदद करते हैं और इंसान की इस अजमत पर यकीन रखते हैं कि वो गलती के बाद खुद को सुधार सकता है। एडविन के खाना बनाने के कोर्स में शामिल अफराद दूसरा मौका दिए जाने पर बहुत शुक्रगुजार हैं और रेस्टोरेंट में काम करने के बारे में बहुत पुरजोश हैं। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस बात को गलत साबित करने की कि हम कामयाब नहीं हो सकते। जब आप एक ऐसे मुआशरे से हों जहां आपके साथ बहुत से मसाइल रहे हों और फिर आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए वहां वापस लौटें तो आपके ऊपर ये साबित करने का बोझ आ जाता है कि आप ये कर सकते हैं। एडविन उन साबिक कैदियों को मुलाजमत की गारंटी देते हैं जो उनका कोर्स मुकम्मल करते हैं और दोबारा जुर्म का रास्ता ना अपनाने पर राजी होते हैं। जेरेमी मैथ्यूज जैसे साबिक मुजरिमों को एडविन की पेशकश जिंदगी बेहतर बनाने का दूसरा मौका फराहम कर रही है। याहिया बरजिंची के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। कहते हैं कि खबरें
तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। इजाद वो जिससे इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। पाकिस्तान के चंद नौजवानों ने पहली बार ज़्यादा फीचर्स और कम कीमत वाली स्मार्ट व्हील चेयर डिज़ाइन की है जो मुल्क के अंदर ही तैयार होगी। ये पहले से मौजूद ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स के मुकाबले में किस तरह मुख्तलिफ है, आइए देखते हैं आज के मेड इन पाकिस्तान में। कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है। मेरी ग्रैंड मदर की वॉशरूम में स्लिप हो जाने की वजह से इंजरी हुई, तो मैं देखता था कि कितनी लाचारी और बेबसी का आलम था कि वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था उनको। सो मेरे जहन में ख्याल आया कि उन्हें एक ऐसी व्हील चेयर हो जो कि उनको इंडिपेंडेंट बना सके। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म फाइज अरबाब ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में अपना बिजनेस आइडिया पेश किया और अपनी टीम के साथ मिलकर सोच को हकीकत में बदलना शुरू किया और बिलाखिर 3 साल बाद गोभी नामी व्हील चेयर बना ली। गोभी आगे बढ़ो, लेफ्ट वापस जाओ। पूरी दुनिया में ये पहली व्हील चेयर है जो कि वॉइस से ऑपरेट की जा सकती है और ये स्मार्टेस्ट व्हील चेयर है, यानी कि ये 100 फीट की रिमोट लोकेशन के अंदर व्हील चेयर यूज़ की जा सकती है। एक पेशेंट है जो कि बेड पर है, उसे व्हील चेयर, चाहे उसकी व्हील चेयर इलेक्ट्रिकल भी है, उसे वापस उसे अपने पास बुलाने के लिए कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए। ये खुद मुख्तारी की तरफ आपको लेके जाती है, ये मुख्ताजी को ख़त्म करती है। एक अच्छी व्हील चेयर 2.5 लाख में मिलती है, जबकि ये गोभी जो है हमने पूरे तौर पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की है, पाकिस्तान में ही डिज़ाइन की है, जिसकी तारुफी कीमत हमने 1 लाख रखी है। लेकिन आहिस्ता हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत जो है वो 1 लाख से कम होती जाएगी जब इसकी प्रोडक्शन मैस स्केल पे की जाएगी। 3.5 घंटे में इसकी बैटरी मुकम्मल चार्ज होने के बाद 25 किलोमीटर तक इंडोर और आउटडोर चल सकती है। मोबाइल फ़ोन चार्जर है, अब मोबाइल फ़ोन हर वक्त आपका व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, सो आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा। इसमें हेडलाइट है, एमरजेंसी कॉल बटन और एमरजेंसी स्टॉप बटन है। इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर पाकिस्तान में पहले भी अवेलेबल थी, ये चाइना से या डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट की जाती थी। उनके अंदर जॉयस्टिक का ऑप्शन होता है, जॉयस्टिक जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है व्हील चेयर का, और ये टूट जाए तो इसे रिपेयर पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। जो इनोवेशन की है कि हमने इसकी जॉयस्टिक को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह इसे मोबाइल ऑपरेटेड कर दिया है। नेशनल डिज़ाइन अवार्ड्स 2018 में कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में अवार्ड हासिल करने वाली ये व्हील चेयर को 35 से ज़ायद प्री ऑर्डर्स मिल चुके हैं और इफ्तिताही तकरीब में मुखय्यर हजरात की मदद से 25 व्हील चेयर्स मुस्तहिक अफराद में मुफ्त तकसीम की जाएंगी। चाइना और जापान से भी हमें फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी को सेल किया जाए, तो हमें गवर्नमेंट से इस ताउन की उम्मीद है कि वो हमारे ऊपर सरपरस्ती करे और हमारी सपोर्ट करे और इसको कस्टमर्स तक पहुंचाने के अंदर हमारी मदद करे। फाइज अरबाब कहते हैं कि सिर्फ इस व्हील चेयर पर ही सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इनका अगला प्रोजेक्ट पाकिस्तान को डिसेबल फ्रेंडली बनाना है। इसके साथ ही आज का व्यू 360 पहुंचता है अपने ख़त्म को। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।